हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, आज आर्ट इन कल्चर के तहत गुप्त कालीन कला और स्थापत्य को लेकर के डिस्कशन करेंगे। जहां तक साहित्य की बात है तो प्राचीन भारत में जितने भी राजवंश हुए या महत्वपूर्ण शासक हुए, उनके दौरान जो साहित्य का विकास हुआ उसको लेकर के क्या है अलग से लेक्चर लाया जाएगा। चूंकि साहित्य के बिना कला और स्थापत्य के विकास को जो है हम अधूरे रूप में ही देख पाते हैं। गुप्त काल की जहां तक बात करें तो गुप्त काल में कला और साहित्य के लिए जो है स्वर्ण काल की तरह जाना जाता है। तो आज का डिस्कशन पॉइंट है कि गुप्ता पीरियड, और गुप्ता पीरियड में शॉर्ट फॉर्म में हम ये देखने का प्रयास करेंगे या डिस्कस करेंगे कि इस काल में स्थापत्य कला का विकास किस प्रकार हुआ था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो गुप्त का जो काल है वो 275 ईस्वी से प्रारंभ होकर के 550 ईस्वी तक पाया जाता है। 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना किया गया था वो श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, जिसे लेखों में श्री गुप्तशा कहा जाता है। इसकी 2 मोहरें प्राप्त हुई है और इससे ज्ञात होता है कि महाराज गुप्त या श्री गुप्त के द्वारा ही क्या है गुप्त राजवंश की स्थापना की गई थी। लेकिन उसने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण नहीं किया था, अर्थात वे हो सकते हैं कि सामंत हो या सैनिक अवस्था तक थे। लेकिन उसके बाद गुप्त साम्राज्य के जो प्रमुख शासक या प्रमुख या वास्तविक जो संस्थापक माने जाते हैं वह है चंद्रगुप्त वन, जिसके द्वारा जो है 319 में जो है क्या किया गया, वास्तविक गुप्त साम्राज्य स्थापित किया गया और इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया और एक प्रमुख शक्तिशाली शासक जिन्होंने जो है अपना जो शासन है उसका, अपना जो साम्राज्य उसका विस्तार भी किया। इसके लिए अलग अलग नीतियां अपनाई। उनकी चंद्रगुप्त वन की जो वैवाहिक नीति है वो काफी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था और इनके द्वारा जो है क्या किया गया था ना, अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया था। चंद्रगुप्त वन के बाद अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त वन के बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त एक प्रमुख शासक हुए, जिनकी युद्ध नीति खास करके आर्यावर्त और दक्षिण के राज्यों के साथ जो उन्होंने युद्ध किया था ये काफी क्या है ना, काफी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था और उन्होंने संपूर्ण भारत को जीतने का प्रयास किया था। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है साहित्य शासन में कलाओं का विकास सर्वाधिक हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान का जो है मध्य देश में यात्रा किया था और उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में जो है चारों तरफ जो है जो कुछ भी देखा था उसका वर्णन भी अपने यात्रा वृत्तांत में भी किया था। इसके बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम के काल में जो है क्या हुए ना, साहित्य में कला और साहित्य का भी विकास पाया था। तो ये गुप्त के क्या थे, प्रमुख शासक थे जिनके दौरान गुप्त साम्राज्य जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। अर्थात चंद्रगुप्त वन के काल में प्रारंभ हुआ, उसके बाद समुद्रगुप्त में ये जो है क्या एक विशाल साम्राज्य को जो है परिणत हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है वैवाहिक नीति के द्वारा जो है इस साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा गया, शकों को हराया गया और कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है हुनों का जो है क्या किया गया ना, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के द्वारा क्रमशः हुनों के शक्तियों को क्या किया, कम किया गया था। तो इस प्रकार ये गुप्त के क्या है प्रमुख शासक हुए। ठीक है, गुप्त काल में जो है साहित्य और कला की दृष्टि में क्या है ना, स्वर्ण काल माना जाता है और इस काल में विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात स्थापत्य कला के क्षेत्रों में, चित्रकला के क्षेत्रों में, मृदभांड कला के क्षेत्रों में, मूर्ति कला के क्षेत्रों में, वास्तुकला के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में जो है क्या हुआ था, संपूर्ण विकास देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले स्थापत्य कला को लेकर के बात करेंगे। स्थापत्य कला में सबसे पहले जो है मंदिर निर्माण की कला को जो है गुप्त काल की ही क्या मानी जाती है, रचना मानी जाती है। अर्थात जो मंदिर हैं वो गुप्त काल के अवशेष माने जाते हैं और मंदिर निर्माण की जो प्रोसेस है वो गुप्त काल का ही माना जाता है। तो इस काल में मंदिर निर्माण कला को क्या है, जन्म दिया गया था। ठीक है, चलिए अब इस काल के मंदिर निर्माण की कुछ विशेषताएं क्या है ना, इस काल में मंदिर जो है ऊंचे चबूतरे पर बनाए जाते थे जिनसे सीढ़ियों से होकर उन पर जाया जाता था और मंदिरों के ऊपर बाद में क्या पाए जाने लगे ना, शिखर पाए जाने लगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक वर्गाकार कक्ष जिसे क्या कहा जाता है ना, गर्भगृह कहा जाता है। तो गर्भगृह का निर्माण जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गर्भगृह के चारों ओर क्या होता था, तो प्रदक्षिणा होती थी जहां भक्तों के द्वारा
द्वारा प्रदक्षिणा अपनाया जाता था। लघु मंडप, इससे पूर्व जो है हम लोगों ने देखा कि विशाल मंडप पाए जाते, लेकिन गुप्त काल में जो है लघु मंडप पाए जाते थे। तो प्रदक्षिणा पथ, लघु मंडप, गर्भागृह, एक ऊंचे चबूतरे पर पाए जाना, ये गुप्त काल के मंदिरों के मंदिर निर्माण की क्या है प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा यहाँ पाषाण पत्थरों का खूब उपयोग किया गया। एक दो मंदिरों को अगर छोड़ दे हम, भीतरपुर और सिरपुर के मंदिरों को छोड़ दे, भीतरगांव और सिरपुर के मंदिरों को, तो बाकी जितने भी मंदिर हैं उन सब में क्या है ना पाषाण पत्थरों का खूब प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये थे गुप्त काल के मंदिरों की कुछ विशेषताएं। चलिए अब कुछ प्रमुख मंदिरों की अगर बात करें तो गुप्त काल के प्रमुख मंदिर हैं, तीगवा का विष्णु मंदिर हो गए, ऐरन का विष्णु मंदिर हो गया, नचना कुठार का शिव मंदिर हो गया, देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो गया, भीतरगांव के मंदिर हो गया आदि इसके क्या है प्रमुख उदाहरण है। याद रखिएगा, चूंकि गुप्त काल में भागवत धर्म को संरक्षण दिया गया था, गुप्त काल के जितने भी शासक थे उन्होंने परम भागवत की उपाधि को धारण किया था, तो खास करके विष्णु मंदिर के डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है गुप्त काल के ही कई ऐसे सामंत थे जिन्होंने शैव मंदिरों के विकास में अपना योगदान दिया था, जैसे उदयगिरी से प्राप्त हमें मंदिर या गुहा जो प्राप्त हुए शैव मंदिर के उदाहरण है। ठीक है, तो गुप्त काल में जो मंदिर है वो मूल रूप से विष्णु के मंदिर, विष्णु के विभिन्न अवतारों के मंदिर, उनमें वराह के अवतार के मंदिर जो है क्या है ना हमें देखने को प्राप्त होता है, और भागवत धर्म का जो है भागवत धर्म के तहत विष्णु मंदिरों का हमें यहाँ डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। याद रखिएगा इन सभी मंदिरों में सबसे प्रमुख जो है वो है देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर जो है सर्वोत्तम क्या माना जाता है, मंदिर निर्माण माना जाता है गुप्त काल के दौरान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कुछ है। स्तूप और गुहा, क्या गुप्त काल में स्तूप और गुहा भी बनाए गए? तो बनाए गए थे। मंदिरों के अलावा स्तूप और गुहा निर्माण भी हमें देखने को मिल रहा है। बौद्ध स्तूप का निर्माण भी गुप्त काल में हुआ है, जिनमें सारनाथ का जो धमेक स्तूप है वो क्या है प्रमुख माना जाता है। गुहा स्थापत्य की अगर बात करें तो यहाँ ब्राह्मण गुहा मंदिर एवं बौद्ध गुहा मंदिर, दो तरह के गुहा मंदिर भी अर्थात गुहा स्थापत्य हमें प्राप्त हुआ है। चलिए, तो अगर बौद्ध गुहा ब्राह्मण गुहा के मंदिरों के गुहा स्थापत्य की बात करें तो उदयगिरी से क्या है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के सचिव वीरसेन सैव, जो कि सैव थे, तो वीरसेन सैव द्वारा क्या किया गया था ना सैव गुफा बनाया गया था। और इसके अलावा 12 गुफा के जो मंदिर हैं, जो कि विष्णु के अवतार 12 है, और उन्हीं 12 के गुफा मंदिर काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ब्राह्मण मंदिरों में जो है उदयगिरी के सैव गुफा मंदिर, जो कि वीरसेन सचिव के द्वारा बनाया गया था, वीरसेन सैव के द्वारा बनाया गया था, और विष्णु के जो 12 अवतार के गुफा मंदिर है ये काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं ब्राह्मण गुफाओं में। ठीक है, वहीं अगर बौद्ध गुफा की बात करें, वहीं अगर हम लोग बौद्ध गुफा की बात करें तो अजंता तथा बाघ, अजंता एवं बाघ के जो गुफाएं हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अजंता की अगर बात करें तो अजंता के जो है 29 क्या है गुफाएं हैं, जिनमें 4 क्या हैं चैत्य गृह हैं, और इसमें जो पहले गुफाएं हैं अर्थात प्रारंभिक चरण जो गुफाएं वो हीनयान से, लेकिन बाद की गुफाएं क्या है ना महायान से जुड़ा हुआ है। इनमें 16, 17 और 19 जो गुफाएं हैं वो क्या है गुप्त काल से जुड़ा हुआ है, और ये जो है इस काल में जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं भी जो है क्या है ना बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है गुप्त काल के दिए। बाघ की गुफाएं जो है चित्रकारी के लिए भी काफी क्या था प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग जो है मूर्ति कला को लेकर के बात करेंगे। तो अजंता और बाघ की गुफाएं जो है इतिहास प्रसिद्ध है, और खास करके चित्रकारी के दृष्टिकोण से भी और बौद्ध धर्मों के प्रसार के लिए भी दृष्टिकोण से भी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, मूर्ति कला को लेकर के गुप्त शासकों ने जो है भागवत धर्म को संरक्षण दिया था। तो विष्णु के जो खास करके मूर्तियों का निर्माण किया गया, साथ में हिंदू देवी देवताओं के अन्य देवी देवताओं के मूर्तियों का भी खूब जो है निर्माण हुआ। ये चहुमुखी विकास देखने को मिलता है। खास करके विष्णु के अलग अलग जो है मूर्तियों का निर्माण जो है मथुरा में किया गया था।
ठीक है। इसके अलावा जो है बुद्ध बोधिसत्व और जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी बनाई गई। सारनाथ एवं मथुरा जो है बौद्ध मूर्तियों का क्या था ना, केंद्र था। भगवान गुप्त काल में भगवान विष्णु के अधिक संख्यक मूर्तियों का निर्माण किया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि महरौली की जो लोह स्तंभ है उससे प्राप्त हुआ है कि विष्णुपद पर्वत पर जो है विष्णु स्तंभ स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। इस काल में जो है मथुरा, एरन, दशावतार की मूर्तियां जो है काफी प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। तो इस काल में मूर्ति कला का भी काफी विकास देखने को हमें प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा जो मिट्टी के द्वारा मूर्ति बनी या मृदुभांड कला का भी काफी विकास, काफी डेवलपमेंट हुआ था इस समय। हिंदू देवी देवताओं की मिट्टियों की मूर्तियों का निर्माण जो इस समय खूब किया गया। अगर हम मिट्टी की मूर्तियों के बारे में बात करें तो पहाड़पुर, श्रावस्ती का क्षेत्र का क्षेत्र, मथुरा का क्षेत्र, कौशाम्बी का क्षेत्र जो है मिंड मूर्ति कला में क्या थे, प्रमुख केंद्रों में से एक थे। तो इस प्रकार मूर्ति कला का भी डेवलपमेंट जो है गुप्त काल में देखने को मिला। एक प्रकार का चहुमुखी विकास जो है गुप्त काल में देखने को मिला। और चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता और बाघ की चित्रकला जो है विश्व प्रसिद्ध है। खास करके अजंता की चित्रकला जो कि पूरे इतिहास में, पूरे विश्व में प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया है। गुप्त काल में चित्रकला जो है पूर्णता को प्राप्त हो चुका था, अर्थात ये पूर्ण रूप से डेवलप्ड स्थिति में जो है गुप्त काल में हमें देखने को मिलता है। अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें हमें बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं से जुड़े हुए बोधिसत्व को लेकर के क्या है ना चित्रण प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो है बाघ के गुफाओं में जो है चित्रकला के अनुपम जो है चित्रण हमें प्राप्त होता है। तो ये था गुप्त काल के दौरान जो है स्थापत्य कला, जिनमें मंदिर निर्माण की जो कला है प्रमुख माना जाता है। और फिर मूर्ति कला और साथ में जो है साथ में अपने चित्रकला का जो डेवलपमेंट है वो गुप्त काल के दौरान हुआ। इसके साथ साथ साहित्यों के दृष्टिकोण से भी अगर हम बात करें तो गुप्त काल में इसका काफ़ी विकास हुआ था। आर्यभट्ट, कालिदास, इसके साथ साथ बारामिहिर जो है क्या थे ना गुप्त काल के दौरान ही हुए। साहित्यों को लेकर के जो है अलग से आप सबके सामने जो है क्या लाया जाएगा, लेक्चर लाया जाएगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।